राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में करेंगे उद्घाटन। संसद के विशेष सत्र का तीसरा दिन आज 11 बजे से शुरू होगी कार्यवाही। महिला आरक्षण बिल पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 मामलों की सुनवाई। इसमें अवैध प्रवासियों की नागरिकता, लोकसभा विधानसभा में सुप्रीम SC/ST आरक्षण और सांसदों को आपराधिक केस से छूट। कनाडा भारत के बीच तनाव, भारत पर लगाए आरोपों को लेकर विपक्ष के नेता ने कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो पर साधा निशाना, कहा तथ्यों के साथ सफाई दें। यूपी में सक्रिय हुई कांग्रेस, भाजपा को घेरने की बनाई रणनीति। कई मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे कांग्रेसी। उनतीस जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना नया चक्रवात फिर कराएगा बारिश। 7 दिनों में पहाड़ों से भी ज्यादा यूपी में होगी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करेंगे खबरों का और शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से, जहां महिला आरक्षण बिल से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। महिला आरक्षण बिल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर की जाएगी चर्चा। आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर की जाएगी चर्चा। कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल हुआ था पेश। कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। आज उस पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में 7 घंटे का समय बिल पर चर्चा के लिए रखा गया है। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां महिला आरक्षण बिल पर आज लोकसभा में की जाएगी चर्चा। कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किया गया था पेश। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज महिला आरक्षण बिल पर की जाएगी चर्चा। कल लोकसभा में बिल किया गया था पेश। आज लोकसभा में की जाएगी चर्चा। महिला आरक्षण बिल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महिला आरक्षण बिल पर आज लोकसभा में की जाएगी चर्चा। आज महिला आरक्षण बिल पर की जाएगी चर्चा। आपको बता दें कि कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। लोकसभा में 7 घंटे का समय बिल पर चर्चा के लिए रखा गया है। महिला आरक्षण बिल पर आज लोकसभा में की जाएगी चर्चा। आपको बता दें कि आज विशेष सत्र का तीसरा दिन है, जिसमें पिछले दिन यानी कि विशेष सत्र के दूसरे दिन महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। आज यानी कि लोकसभा के तीसरे दिन 7 घंटे के समय पर बिल पर चर्चा की जाएगी। आज महिला आरक्षण बिल पर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि आज लोकसभा में विशेष सत्र का तीसरा दिन है। साथ ही महिला आरक्षण बिल से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें महिला आरक्षण बिल पर आज लोकसभा में चर्चा की जाएगी। कल बिल को पेश किया गया था। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल कल पेश किया गया था, जिस पर आज करीब 7 घंटे चर्चा की जाएगी। लोकसभा में आज करीब 7 घंटे महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे के करीब तक महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बता दें कि आज विशेष सत्र का तीसरा दिन है, जिसमें आज महिला आरक्षण बिल पर करीब 7 घंटे तक चर्चा की जाएगी। लोकसभा में आज 7 घंटे तक महिला आरक्षण बिल पर चर्चा किए जाने का समय निर्धारित किया गया है। वहीं सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि आज महिला आरक्षण बिल पर की जाएगी चर्चा। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आज करीब 7 घंटे महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल नारी शक्ति वंदन विधेयक को कानून मंत्री राम मेघवाल ने जो है पारित किया था, और मैं आपको बता दूं उन्होंने पेश किया था। और कल भी काफी हंगामा रहा था, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज भी पूरे हंगामे के आसार हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो ये विधेयक लाए गए हैं, या ये कहें कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सुर बिगड़े हुए हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, या ये कहें जो होना चाहिए वो ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया ये जा रहा है कि अभी
जो है 82 मतलब 82 महिलाएं अभी जो है मौजूद है सांसद के रूप में, लेकिन जब ये पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो उसके बाद 182 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। जी जी, साथ ही बसपा की तरफ से बयान आया है सामने, मायावती ने बयान दिया है कि अगर 50% आरक्षण दिया जाता है तो ही बसपा बीजेपी के इस बिल का समर्थन करेगी। तो क्या इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही सुर बदला है और मायावती के सुर में आरक्षण को 50% चाहती है, जबकि 33% रिजर्व की बात कही जा रही है। जी लेकिन आम आदमी पार्टी की आतिशी जो बड़ी नेता है, उनका कहना है कि ये जो बिल या ये कहें विधेयक लाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं जो है गोल मटोल करने की कोशिश की गई है। उसमें बताया जा रहा है कि जब तक जनगणना और परिसीमन का कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, मतलब 2024 के चुनाव के बाद इस तरीके का कोई भी बिल होगा वो पास हो पाएगा, और 24 में इस तरीके का कोई भी महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने विशेष तौर पर बीजेपी पर या कहीं केंद्र सरकार पर हमला किया है। उनका कहना है कि ये एक लॉलीपॉप की तरह सिर्फ दिखावा है और अभी ये बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बिल में विशेष तौर पर 15 साल का समय रखा गया है। अगर ये पास हो जाता है तो इसको 15 साल के लिए सीमित किया गया है। उसके बाद अगर ये बढ़ाना है तो यही संसद जो है दोबारा से उसको आगे लागू कर सकती है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो जो है 82 जी से 182 सीटें महिलाओं की रिजर्व होने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आज ये बिल जब चर्चा के लिए आएगा सामने, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खूब हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस हो, बसपा हो या बात करें आम आदमी पार्टी हो, सुर बिगड़े हुए हैं। जी जी, साथ ही क्या किसी ऐसे नेता का या किसी ऐसी पार्टी में से किसी ने इस बिल का सपोर्ट किया हो, इस प्रकार की कोई खबर अभी तक सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए सपोर्ट की बात करें तो सिर्फ बीजेपी के ही नेताओं का बयान आ रहा है। वही कह रहे हैं कि ये महिलाओं का उत्थान के लिए एक अच्छा बिल है, महिलाओं के लिए होगा। लेकिन बात करें विपक्ष की तो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे इस बिल पर जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके कई बयान सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि ये दूरदृष्टि जो बिल है ये जी बनाया गया है, इसमें काफी खामियां हैं, इसमें सरकार को अभी कुछ अमेंडमेंट करने चाहिए। और उसके अलावा आम आदमी पार्टी के आतिशी का बयान आया और मायावती का बयान आपने सुना है। लेकिन तीनों की बात करें तो अलग अलग सुर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब ये बिल पेश होने जा रहा है तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा बताया जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक इस बिल को नाम दिया गया है, और कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान के लिए इस बिल को आगे करने की कोशिश की गई है। जी जी बिल्कुल प्रवेश, साथ ही ये जब बिल पेश होगा, करीब 6 से 7 घंटे का समय रखा गया है इस पर चर्चा करने के लिए। तो विशेष रूप से आज जो भी लोकसभा में सत्र चलेगा वो हंगामेदार रहने का आसार है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज विशेष सत्र का तीसरा दिन है और आज महिला आरक्षण बिल पर बातचीत की जाएगी। खबरें और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का, जहां पुराने संसद भवन का नाम होगा संविधान सदन। आपको बता दें कि पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने जारी की सूचना। लोकसभा अध्यक्ष ने जारी की सूचना, पुराने संसद भवन का नाम होगा संविधान सदन। लोकसभा अध्यक्ष ने जारी की सूचना। आपको बता दें कि पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा जाएगा। पुराने संसद भवन का नाम अब से संविधान सदन रखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी सूचना जारी की है। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पुराने संसद भवन का नाम रखा जाएगा संविधान सदन। आपको बता दें कि कल यानी कि गणेश चतुर्थी के मौके पर ही सभी कार्यवाही नई संसद में शिफ्ट हो गई है। अब से जितने भी सत्र और कार्यवाही है वो नई संसद में रखे जाएंगे। इसीलिए कल एक फोटो सेशन भी रखा गया था, जहां पर सभी सांसदों ने मिलकर फोटो सेशन भी किया था और अपनी अपनी स्मृतियां पुरानी संसद में जितनी भी उनकी स्मृतियां थी वो एक दूसरे से साझा की थी। उसके बाद से सभी कामकाज जो है वो नई संसद में शिफ्ट हो गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने ये प्रस्ताव रखा था, जहां पर पुरानी संसद का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सूचना जारी की है, जिससे अब पुरानी संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। बात करते हैं लखनऊ की, जहां भाजपा और संघ की आज भी होगी समन्वय बैठक। आपको बता दें समन्वय बैठक होगी, जहां 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। संघ और बीजेपी के बीच ये बैठक होनी है। दलितों तक पहुंचने की तैयारी में संघ और बीजेपी जुटी हुई है।
बता दें कि चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार कर रहा है संघ और बीजेपी के बीच होगी समन्वय बैठक। 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। दलितों तक पहुंचने की तैयारी में जुटी हुई है संघ और बीजेपी। चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार कर रहा है संघ। बता दें कि चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार कर रहा है संघ। बीजेपी और दलितों तक पहुंचने की तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी और संघ। आपको बता दें कि आने वाले चुनाव से पहले ही सियासी जमीन तैयार कर रहा है संघ। बैठक का आज दूसरा दिन है। बीजेपी और संघ की बैठक का आज दूसरा दिन है। भाजपा और संघ की आज भी होगी समन्वय बैठक। आपको बता दें कि समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। 2 दिवसीय बैठक का आज ये दूसरा दिन है। बीजेपी और संघ मिलकर चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले चुनाव में सियासी जमीन तैयार करने के लिए अभी से ही बीजेपी और संघ मिलकर काम कर रहे हैं। आज समन्वय बैठक का दूसरा दिन है। 2 दिवसीय बैठक थी ये, जिसमें आज इसका दूसरा दिन है। आज बीजेपी और संघ के बीच की बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी और संघ के बीच की बैठक का आज दूसरा दिन है। दलितों तक पहुंचने की तैयारी में जुटी हुई है संघ और बीजेपी। आपको बता दें कि चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार कर रहा है संघ, जिसको लेकर बीजेपी और संघ के बीच 2 दिवसीय बैठक थी, जिसमें आज 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी और संघ के बीच समन्वय बैठक होनी है, जिसमें 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। बता दें कि चुनाव से पहले ही सियासी जमीन तैयार की जा रही है। आने वाले चुनाव से पहले ही एक विशेष रणनीति बनाई जा रही है। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता अरमान आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरमान, आज दूसरा दिन है बैठक का, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये सामान्य बैठक 2 दिवसीय बैठक है। ये लखनऊ के आयुष्मान ग्रैंड में चल रही है। जो एक देवा स्थित एक रिजॉर्ट है, वहां पे ये बैठक चल रही है, जिसमें बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल हुए थे। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से नेता उसमें शामिल हुए हैं, तो भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो भी शामिल थे। तमाम बीजेपी के मंत्री शामिल थे। और आरएसएस की बात करें तो होश बोले जो है आरएसएस के, वो शामिल थे। इसमें तमाम मुद्दों को रखा गया, खास करके जो पिछड़ा दलित वोटर है उन तक कैसे पहुंचा जाए, उस मुद्दे पे बात हुई बीते दिन। और साथ ही आपको बता दें कि भाजपा कहीं ना कहीं 2024 के लिए अपनी जो जमीन है वो तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर भी है कि कहीं अपनी इस बार सीट गंवाने की, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का अपनी तैयारियों में लगी हुई है। साथ ही बूथ स्तर की अगर हम बात करें तो भाजपा बूथ स्तर को भी मजबूत करने की रणनीति बना रही है, कि क्योंकि बूथ स्तर माना जाता है कि सबसे कोर जो वोटर होता है वो बूथ स्तर से ही आता है। तो तमाम ऐसी रणनीति है 2024 को लेकर जो भाजपा और संघ की बैठक में बनाई जा रही है। साथ ही जनता तक सीधे कैसे जुड़े भाजपा, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अमृतिका जी, साथ ही अरमान, 2 चरणों में ये बैठक, कल जब पहला दिन था बैठक का तो बताया जा रहा है कि 2 चरणों में ये बैठक पूरी हुई है, जिसमें पहले चरण में मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद दूसरे चरण में उप मुख्यमंत्री थे। और विशेष तौर पर महिला आरक्षण बिल जो कि लोकसभा में पेश हुआ है उस पर भी चर्चा की गई है। तो क्या उसको लेकर भी कोई फैसला लिया गया है या उस पर भी कुछ विशेष प्रकार से योजनाएं वगैरह निकाली हैं, क्योंकि महिला आरक्षण बिल फिलहाल एक बड़ा मुद्दा है आज के लिए? कि देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अभी ये जो बैठक चल रही है उसमें साफ तो अभी खुल के कोई मीडिया से इस तरीके से बात नहीं किया है, चाहे भाजपा की बात कर ले चाहे आरएसएस की बात कर ले।
क्योंकि सीधे सीधे चुनाव की बात कोई नहीं कर रहा है। लोगों का यही कहना है कि ये जी। एक अहम बैठक है जिसमें, क्योंकि जो अभी जानकारी जितनी भी निकल के आ रही है वो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है कि क्या कुछ रणनीति है कि, और जाहिर सी बात है कि जो महिला आरक्षण बिल लेके आई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड भी खेला है, क्योंकि जिस इससे विपक्ष भी है वो काफी थोड़ा परेशान था दिखा है। क्योंकि अगर हम बात करें मायावती की, तो मायावती ने भी कल इस बिल को लेकर कहा था कि ये जो 33% का जी। बिल है उसको बढ़ा के 50% किया जाए। और कल सोनिया गांधी ने भी संसद में ये कहा था जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि इस बिल को लेकर क्या कहें, क्या आप सोचती हैं, तो अगर सोनिया गांधी ने साफ सीधे तौर पे ये कहा था कि ये बिल तो हमारा हमारा ही लाया गया बिल था जो जी। भाजपा पेश कर रही है। तो तमाम इसी इसी सब मुद्दों को लेकर विपक्ष भी भाजपा को घेर रहा है, और भाजपा भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी इस तैयारी में लगा हुआ है कि किस तरीके से 2024 का जो चुनाव है उसको जीता जाए। जी अवंतिका। जी, तो यानी कि ये जो बैठक है इसका जो मेन मुद्दा है वो दलितों को अपने ओर कैसे करे, उनके वोट कैसे पाए बीजेपी, इसको लेकर बीजेपी और संघ के बीच ये बैठक चल रही है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, क्योंकि जो दलित वोटर है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने घोसी उपचुनाव का परिणाम देखा है जी। कि भाजपा को शिकस्त वहां पे मिली थी, और जिसके बाद से उनका कहीं ना कहीं इसका एक मुख्य कारण ये भी था क्योंकि उनके पास से जो दलित वोटर है, जो पिछड़ा वोटर था, उसने घोसी उपचुनाव में उतना साथ नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं ये बैठक इस घोसी उपचुनाव को देखते हुए भी अहम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं घोसी उपचुनाव का एक सीधा सीधा नतीजा ये था कि भाजपा के पैर के नीचे से जमीन निकलती दिखी थी। तो ये बैठक कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर अहम हो जाती है कि हमको दलित वोटर को कैसे अपने पास लाया जाए, और तमाम ऐसे जो पिछड़ी जाति के वोटर हैं उनको अपने पास क्यों क्यों, लाया जाए। क्योंकि भाजपा का कोर वोटर जो हिंदू है वो तो उसके साथ है, लेकिन जो पिछड़ा वोटर है उसको अपने करीब कैसे लाया जाए, इस पे इन्हीं सब मुद्दों पे आज बैठक होगी। जी बिल्कुल अरमान, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी और संघ के बीच समन्वय बैठक चल रही है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का, और खबर लखनऊ से है जहां यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। बता दें कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। एक दिन में हुए 1458 चालान। एमवी के तहत यातायात पुलिस ने काटे इलेक्ट्रॉनिक चालान। वहीं एक दिन में करीब 1458 चालान काटे गए। बता दें कि एमवी के तहत यातायात पुलिस ने काटे हैं इलेक्ट्रॉनिक चालान। बिना हेलमेट 3 सवारी और रॉन्ग साइड पर किया गया चालान। हेलमेट ना पहनने वालों के भी हुए चालान। ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसमें हेलमेट ना पहनने वालों पर, रॉन्ग साइड जाने पर और 3 सवारी बिठाने पर एमवी के तहत उन्होंने ऑनलाइन चालान काटे हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने वालों पर की है कड़ी कार्रवाई। बता दें कि एक दिन में करीब 1458 चालान काटे हैं। ये सभी चालान इलेक्ट्रॉनिक काटे हैं। एमवी के तहत यातायात पुलिस ने ये सभी चालान इलेक्ट्रॉनिकली काटे हैं। आपको बता दें कि ई चालान काटे गए हैं। खबर मेरठ से, जहां 20 और 21 सितंबर को रहेगी वकीलों की हड़ताल। बता दें कि हापुड़ में हुए लाठीचार्ज कांड को लेकर वकीलों ने लिया निर्णय। हापुड़ में हुए लाठीचार्ज कांड को लेकर वकीलों ने लिया निर्णय। हापुड़ कांड में बची मांगों को लेकर किया गया आंदोलन। अदालतों के कार्यों से आज बहिष्कार करेंगे वकील। बता दें कि हापुड़ में हुए लाठीचार्ज में बची हुई मांगों को लेकर आज और कल मेरठ में वकील हड़ताल पर रहेंगे। हापुड़ में हुए लाठीचार्ज कांड को लेकर यह निर्णय लिया गया है। इसमें उनकी कुछ मांगे नहीं मानी गई हैं, जिसको लेकर आज और कल वकील हड़ताल करेंगे, उसको लेकर के आंदोलन करेंगे। बता दें कि हापुड़ में बीते दिनों लाठीचार्ज किया गया था वकीलों पर, जिसको लेकर कई दिनों तक
पूरे प्रदेश में वकीलों ने हड़ताल की थी, साथ ही आंदोलन भी किया था, जिसके बाद सरकार ने उनकी मांगें सुनते हुए टीम का गठन किया है, जिस पर पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। वहीं बची हुई मांगों को लेकर मेरठ के वकीलों ने ये फैसला लिया है कि वो 20 यानी कि आज और कल दोनों दिन हड़ताल पर रहेंगे। अदालत के कार्यों से बहिष्कार करेंगे वकील। बता दें कि 20 और 21 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे वकील, जिसमें आज और कल सभी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। हापुड़ में लाठीचार्ज के मामले पर बची हुई मांगों को लेकर यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि बीते दिनों हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज किया था, जिसको लेकर वकीलों ने अपनी कुछ मांगें सरकार के समक्ष रखी थी, जिन उन मांगों के पूरा न होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। खबर बागपत से, जहां एसपी ने 5 थाना प्रभारियों का किया तबादला। कार्यों में लापरवाही बरतने पर लिया गया बड़ा एक्शन। बता दें कि कार्यों में लापरवाही बरतने पर लिया गया बड़ा एक्शन। बिनौली थाना को किया गया लाइन हाजिर। विवेचनाओं में लापरवाही बरतने पर दरोगा किए गए निलंबित। एसपी ने मीडिया सेल के माध्यम से दी जानकारी। वहीं बिनौली थाना को किया गया लाइन हाजिर। बता दें कि विवेचनाओं में लापरवाही बरतने पर दरोगा किए गए निलंबित। कार्यों में लापरवाही के चलते यह फैसला लिया गया है, जिसमें एसपी ने मीडिया सेल के माध्यम से जानकारी दी है। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए हैं बदलाव। खबर बागपत से बता रहे हैं, जहां एसपी ने 5 थाना प्रभारियों का किया तबादला। एसपी ने 5 थाना प्रभारियों के कार्यों में लापरवाही पाए जाने के लिए यह बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें उन्होंने 5 थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया है। वहीं बिनौली थाना को लाइन हाजिर भी किया गया है। आपको बता दें कि विवेचनाओं में लापरवाही बरतने पर दरोगा को निलंबित किया है। इस बात की जानकारी मीडिया सेल के द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि 5 दरोगाओं को ट्रांसफर किया गया है। विवेचनाओं में लापरवाही बरतने पर एक दरोगा को निलंबित भी किया गया है। इस बात की जानकारी एसपी ने मीडिया सेल के माध्यम से दी है। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बड़ा बदलाव किया है। खबर बागपत से बता रहे हैं, जहां एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 5 थाना प्रभारियों का तबादला किया है। गड़ोली कोकरनाग मुठभेड़ स्थल के पास फिलहाल तलाशी अभियान चल रहा है। सुरक्षा बल किसी भी शेष खतरे या संदिग्ध की तलाश में क्षेत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर रहे हैं। समग्र ऑपरेशन के समापन के संबंध में अंतिम घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। वहीं गड़ोले कोकरनाग मुठभेड़ के दौरान मेजर आशीष के साथ लापता हुए सेना के जवान प्रदीप का शव बरामद कर लिया गया है और वर्तमान में उसे वापस ले आया जा रहा है। Loud bangs can be heard at the यमुनानगर में शिव सेवा समिति के द्वारा किए गए लावारिश शव के संस्कार में पहुंचे नगर निगम में मदन चौहान संस्था के कार्य की सराहना की गई। शिव सेवा समिति पिछले काफी वर्षों से जिले में मिलने वाले लावारिश शवों का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर रही है। इस महीने में संस्था अभी तक 8 लावारिश शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। आज भी लावारिश शव हरियाणा पुलिस के माध्यम से संस्था को प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उसका यमुना शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने का काम किया गया। इस मौके पर यमुनानगर के नगर निगम में मदन चौहान भी उनके बीच पहुंचे और लावारिश सबको उन्होंने अपने हाथों से अग्नि देने का काम किया। उन्होंने कहा कि संस्था के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बेहद सराहनीय कार्य है, इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो बढ़ चढ़कर आगे जाकर उनकी मदद करने का काम करें, ताकि सड़कों और नहरों में मिलने वाले लावारिश शवों का अंतिम संस्कार इसी तरह हिंदू रीति रिवाज से होता रहे। देखिए, जब मुझे शिव सेवा समिति ने विनोद जी खड़ा ध्यान में लेके आया
जी। तो मैंने इनको कहा था, ये 10-12 दिन पुरानी बात है, भी जब ये संस्कार इस तरह का करेंगे तो आप मुझे बताना। जी। मुझे आकर के आज यहाँ देख करके इस बात की खुशी भी है कि ये जो हमारे अनाथ लोग जो मर जाते हैं, और ये शिव सेवा जो समिति है, मैं इसको साधुवाद भी देता हूँ भी इन्होंने इतना अपना जिम्मे लेकर के, देखिए डेड बॉडी 72 घंटे के बाद पुलिस देती है, कौन सी बीमारी भी उसके बॉडी के अंदर है, अपनी जीवन को दांव पे लगा करके उसको ला करके आना और उसका संस्कार करना, मैं कहता हूँ ये बहुत एक बड़ा पुण्य का कार्य है जो कर रहे हैं। और ये एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और पैसे भी जहाँ तक ये अपने पल्ले से लगाते हैं, समाज से करने का काम करते हैं। तो आज मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट करी, वे नगर निगम को नाम एक लेटर दें, जो भी प्रावधान होगा हम सरकारी उससे करने का काम करेंगे। आज शिव सेवा समिति के माध्यम से लगातार दूसरे दिन संस्कार किया गया है और इस महीने में 15 संस्कार शिव सेवा समिति कर चुकी है। आज का ये जो शव है यह सिटी थाना यमुनानगर से प्राप्त हुआ था, जो कि नेहरू पार्क से पुलिस प्रशासन को प्राप्त हुआ था, और जब इसका कोई परिजन नहीं मिला तो शिव सेवा समिति को हर रोज की भांति आज ये शव दिया गया और सभी सदस्यों ने मिलकर के इस शव का सनातन परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्य सचिव अनुराग वर्मा के पिता के निधन पर दुख जताया। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार में मेरे मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत अनुराग वर्मा के पूज्य पिता प्रोफेसर वीसी वर्मा के निधन के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। उनकी आत्मा को चरणों में स्थान और परिवार और प्रियजनों को स्वीकार करने का साहस दें। पूरे वर्मा परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुख्य सचिव अनुराग वर्मा से मुलाकात की और वर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया, जिनका चंडीगढ़ में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे और उनके 2 बेटे हैं। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां शहर के नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हाथों में काले झंडे लेकर शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन नगर पालिका से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों शंकर मार्केट, बालाजी चौक, महाराजा अग्रसेन पार्क, PWD रेस्ट हाउस और इन्हीं जगहों से होते हुए वापस नगर पालिका कार्यालय में पहुंचा। हमारी मांगे यही है, नगर पालिका शुरू होकर रही है। हमारा रोज प्रदर्शन ब्रह्मदेव चौक, अम्बेडकर चौक से होता हुआ वापसी नगर पालिका आया। नगर पालिका से और ये हमारी जब तक ये लड़ाई चलती रही, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी। सरकार झूठे वादे कर रही है हमारे साथ। पहले वादा किया था कि भाई कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, समान काम समान वेतन लागू किया जाएगा, लेकिन हमारा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हमारा सच्ची पूछो तो आप, हमारा जो तेल साबुन मिलता था वो भी बंद कर दिया। 6 महीने हो गए हमारे तेल साबुन मिले, तेल साबुन ड्रेस हमें कोई सुविधा नहीं मिली जा रही है इस टाइम। तो हमारी ना ही हमें ये LTC दी गई है, LTC पूरे हरियाणा में दे दी गई है, लेकिन हमारी LTC के बारे में पूछते हैं तो कभी कोई अफसर नहीं आ रहा, कभी कोई अफसर नहीं आ रहा। तो इसलिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी जाए करी जाए, अन्यथा ये हड़ताल भी अनिश्चितकाल में बदल दी जाएगी। सिरसा में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जनता से सीधा जनसंवाद कर रहे हैं, जिनसे जनता को फायदा भी मिल रहा है। जनता को भी मुख्यमंत्री की इस मुहिम से अपनी बात रखने का मौका मिलता है। हाल ही में आयोजित G20 सम्मेलन की कामयाबी ने देश का मान दुनिया में बढ़ाया है। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में दिन भर जिला के नागरिकों की समस्याओं को सुना और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को समाधान के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिजली मंत्री ने कहा कि हरियाणा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में दूसरे नंबर पर है। इस मौके पर उन्होंने बिजली, पानी, गली निर्माण, पेयजल संबंधी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई के निर्देश दिए। मनोहर लाल जी अपने तरीके से करते हैं, योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से, केजरीवाल के महीने में शनिवार इतवार कर लेता हूँ, मैं सिरसा ही लगाता हूँ। 2 दिन का कार्यक्रम था, कल गांव में था, आज यहाँ का रख लिया मंडे का। अब लोगों के काम वाम में तो फिर देखा कि सबको तो आ रहे थे। 2 दिन महीने के हफ्ते में लगाता हूँ जी मैं। तो कल संडे गांव में, आज फिर यहाँ लोगों से मिल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ।
जी हर आदमी पे 4-4 समस्या 4-4 पर्ची लेके आ जाते हैं, हमें सब भुगतने पड़ते हैं। कोई कहता है जी मेरे बिजली का काम है, कोई कहेगा जी मेरा ट्यूबवेल का काम है, किसी ने गिरदावरी का इंतकाल का नाम है, किसी का ट्रांसफर का काम है, कोई नौकरी के लिए। सबसे ज्यादा नौकरी और ट्रांसफर के लोग कहते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। दोनों के शव हिसार रूट पर नागल पठानी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पड़े मिले। दोनों एक दिन पहले घर से लापता हुए थे। सूचना के बाद जीआरपी मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल स्थित शवगृह में रखवा दिए गए। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ही अविवाहित थे। दोनों के खुदकुशी किए जाने की सूचना के बाद धनिया गांव से दोनों के परिवार के लोग नागरिक अस्पताल पहुंचे। जीआरपी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने इंदापुर शहर में अपने आवास भाग्यश्री बंगले पर अपने परिवार के साथ गणेश स्थापना की। इस मौके पर पत्नी भाग्यश्री, बेटे राजवर्धन पाटिल, बेटी अंकिता पाटिल ठाकरे मौजूद रहे। हर्षवर्धन पाटिल के घर पर 10 दिनों के लिए गणराया की स्थापना की जाती है। पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने इस अवसर पर समाज, राज्य और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की। पिछले 2 महीनों से महाराष्ट्र में बारिश नहीं हुई है, इसलिए गणराया चरण ने इस सूखे से उबरने के लिए महाराष्ट्र में अच्छी बारिश की भी प्रार्थना की। गणराय का आगमन हुआ है और गणेश चतुर्थी की अवसर पर मैं सबको शुभकामना देता हूँ। इस साल का गणेश उत्सव थोड़ी दुष्काल की स्थिति है, सूखे की स्थिति बहुत बढ़ रही है महाराष्ट्र में और हम सब चिंतित लोग हैं क्योंकि पीने के पानी की समस्या है। हमारे यहाँ भी जितने भी एनिमल्स है या कुछ हमारे फार्मर्स है उनका भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ता जा रहा है। तो गणराया से हमारी इतनी प्रार्थना है कि अच्छी बारिश आने वाले इस कुछ समय में होनी चाहिए। गणेश उत्सव गणराया का काम ही है कि सबका विघ्नहर्ता, और मेरी प्रार्थना है गणराय से कि सबकी शुभकामना हो जाए, सब आनंदी हो जाए और सबके घर में आनंद ही आनंद हो जाए और सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का, जहां भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालकर भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ने का संकल्प लिए हुए है। इस परिवर्तन यात्रा से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और भाजपा कांग्रेस के काले कारनामों और वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जनता के बीच ला रही है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले और मुख्यालय में आम सभा 19 सितंबर शाम 5 बजे बेसिक स्कूल मैदान में रखी गई। साथ ही 20 सितंबर को देवरबीजा, कोदवा और देवघर में स्वागत सभा का कार्यक्रम हुआ, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश मंत्री और पूर्व विधायक अवधेश चंदेल एवं भाजपा के नेताओं के साथ भ्रमण करने निकले। कांग्रेस जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। कांग्रेस की सरकार घोटालों की सरकार हो गई। भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो बिहार में चारा घोटाले की यादों को ताजा कर दिया, क्योंकि उन्होंने यहाँ गोबर घोटाला किया, यहाँ खनन घोटाला किया, यहाँ भर्ती घोटाला किया, यहाँ शराब घोटाला किया, यहाँ डीएमएफ घोटाला किया, यहाँ कैंपा घोटाला किया। हमें इनके घोटालों की लिस्ट बनाई जाए तो चाहे हमारे कोई खिलाड़ी क्रिकेट के मैच में शतक न बना पावे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने घोटाले को शतक जरूर बना लिया होगा। कहीं चावल घोटाला, कहीं प्रधानमंत्री आवास घोटाला, ये घोटाले कर रहे हैं। इनको हटाना या छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जरूरी है।
बेमेतरा जिले में हर समाज का भवन निर्माण हो चुका है। सिर्फ जिला प्रेस क्लब के लिए भवन नहीं था। तब सभी पत्रकारों द्वारा भेंट मुलाकात के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की थी कि जहां भवन के लिए 65 लाख रुपए स्वीकृति मिली, जिसके भूमि पूजन पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे और विधायक आशीष छाबड़ा के हाथों किया गया। मंत्री चौबे ने सभी पत्रकारों को बधाई दी और कहा कि बहुत जल्द आप सभी के लिए भवन निर्माण हो जाएगा एवं संबोधित करते हुए बोले कि आज देश का चौथा स्तंभ में जो नाम आता है वहां पत्रकार है और आज देश दुनिया की खबर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्रेस क्लब के भवन का भूमि पूजन का कार्यक्रम था। प्रेस के हमारे मित्र तो यूं भी जागरूक हैं और छत्तीसगढ़ के 23 सालों के विकास में छत्तीसगढ़ के प्रेस और पत्रकार मित्रों का हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। इसीलिए हम इस बात को कहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में अगर हमारा छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो शासकीय योजनाओं को प्रचार प्रसार देने का काम, लोगों तक पहुंचाने का काम आदरणीय प्रेस के मित्र करते हैं और ये भव्य भवन जब बन करके तैयार हो जाएगा। बघेल जी जब यहाँ पहुँचे हैं बेमेतरा जिला में, तब हमने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के साथ साथ सभी पत्रकारों के लिए आवास एवं कार्यालय के लिए जगह की मांग किए थे। उसके साथ साथ भवन के लिए भी मांग किए थे, जिस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए 65 लाख रुपए भेजा। उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और आज भूमि पूजन कार्यक्रम रविंद्र चौबे जी के माध्यम से संपन्न हुआ, इसके लिए भी हम धन्यवाद। खबर कोरबा से है, जहां डैम में डूबे शख्स की 27 घंटे बाद लाश मिली है। बता दें कि सौरभ अपने दोस्तों के साथ अहिरन नदी में डैम देखने गया था, जहां नहाने के दौरान युवक पानी में डूब गया। एसडीआरएफ को करीब 27 घंटे की तलाश के बाद उसकी लाश मिली। सौरभ कौशिक की मौत से परिवार में गम का माहौल है, वहीं मां का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। खबर बलरामपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी बीच भाजपा ने परिवर्तन यात्रा शुरू की है और परिवर्तन यात्रा बलरामपुर जिले में पहुंची। भाजपा की परिवर्तन यात्रा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के राजपुर और रामानुजगंज विधानसभा के बलरामपुर में आमसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस बार परिवर्तन जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में गरीबों को उनका आवास नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए भूपेश का बैरियर रोड़ा है। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार एक परिवार के इशारे पर काम कर रही है। कांग्रेस जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। कांग्रेस की सरकार घोटालों की सरकार हो गई। भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो बिहार में चारा घोटाले की यादों को ताजा कर दिया, क्योंकि उन्होंने यहाँ गोबर घोटाला किया, यहाँ खनन घोटाला किया, यहाँ भर्ती घोटाला किया, यहाँ शराब घोटाला किया, यहाँ डीएमएफ घोटाला किया, यहाँ कैंपा घोटाला किया। हमें इनके घोटालों की लिस्ट बनाई जाए तो चाहे हमारे कोई खिलाड़ी क्रिकेट के मैच में शतक न बना पावे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने घोटाले में शतक जरूर बना लिया होगा। कहीं चावल घोटाला, कहीं प्रधानमंत्री आवास घोटाला, ये घोटाले कर रहे हैं। इनको हटाना या छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जरूरी है। पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जरमुंडी प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन जरमुंडी प्रखंड के जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसको लेकर स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को एक साथ मिलेगा। स्वास्थ्य मेला के इस स्टॉल में आयुष्मान कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित तमाम प्रमाण पत्र और काउंटर के अलावा बच्चों के द्वारा तुलसी इत्यादि के पौधे किस प्रकार औषधि का काम करते हैं, इसके बारे में बताया गया। है आज लास्ट डेट है, कहीं भी है सब आज है, सो होना है सब जगह।
ठीक है। यहाँ पे हर तरह का बीमारी का इलाज हो रहा है, सजेशन मिल रहा है। अगर जिसका इलाज नहीं है, परामर्श मिल रहा है, आपको कहाँ पे इलाज कराना है, कहाँ पे इसका अच्छा आपका सुविधा मिल पाएगा और कैसे आयुष्मान कार्ड से आप आगे तक कैसे आपकी सुविधा मिल पाएगी, इस टाइप का ये हो रहा है। दूसरा, इसके साथ साथ आयुष्मान भव भी प्रोग्राम अभी चल रहा है। तो इससे रिलेटेड जैसे दांत का अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो दांत वाले डॉक्टर हैं। फिर उसके ये जनरल जांच का भी है, सो ये सुविधा है। जनरल जांच वाले भी डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर भी हैं और सब तरह के डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आए हुए। दुमका घटवार को आदिवासी का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय आदिम जनजाति समूह संघर्ष मोर्चा की बैठक हसडीहा में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष अर्जुन राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को अपने समर्थन देने भाजपा पौड़ैया हाट विधानसभा के 2 पूर्व प्रत्याशी गजाधर सिंह और देवेंद्र नाथ सिंह भी पहुंचे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब तक उन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए पूरे झारखंड के सांसदों का मोर्चा घेराव करेगी। बैठक में मोर्चा के कोषाध्यक्ष बालेश्वर सिंह, संजय सिंह, नकुल रॉय, धीरेन्द्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। खबर बांका से है, जहां एक महिला अभियुक्त के द्वारा धौरैया पुलिस की छत से फेंक देने का गंभीर आरोप लगा था, जिसको तत्परता से लेते हुए एसडीपीओ विपिन बिहारी ने अभियुक्त के गांव पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। एसडीपीओ ने बताया कि इस घटना की जांच मेरे द्वारा रनगांव बुजुर्ग जाकर की गई है। धौरैया थाने द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए आई संगीता कुमारी के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें अनीशा खातून नाम की महिला जो केस में अभियुक्त है अपने छत से पड़ोसी मोहम्मद मंजूर के छत से नीचे भागने लगी। भागने के दौरान सीढ़ी से नीचे गिर गए, जिससे सिर और मुंह में चोट लगी है। पड़ोसी मोहम्मद मंजूर के घर की महिलाएं उस समय वहीं थी, जिनका बयान भी लिया गया। धौरैया थाना कांड संख्या 215-23 जो दर्ज हुआ था आईटी एक्ट 67B और पॉक्सो जैसे संगीन धाराओं के अंतर्गत यह केस दर्ज हुआ था। यह केस हुआ था रूही फातिमा नाम की एक लड़की का नग्न फोटो वायरल करना और उसके परिवार को डराना, धमकाना, धमकी देना जैसे संगीन धाराओं में यह केस जो है दर्ज हुआ था। और यह केस जो है पर्यवेक्षण के बाद इस केस को सत्य पाते हुए 4 लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था और उसी के दौरान जो है अनुसंधानकर्ता द्वारा कल जो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर दबिश दिया गया और गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इसी दौरान अनीशा खातून जो इस केस की एक अभियुक्त हैं, वह जो है अपने घर से भागने के क्रम में पड़ोसी के घर में चली गई और वहां से सीढ़ी पर से भागने के क्रम में वह नीचे गिर गई। खबर जमशेदपुर से है, जहां भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की झारखंड राज्य इकाई झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा पूर्वी सिंहभूम जादूगोड़ा स्थित UCIL सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता ने कहा कि मीडिया की भूमिका लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी की तरह होती है, जो कमियों को उजागर कर देश और समाज के हित में पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करती है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगी अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। जुनून कुछ ऐसा सबको पसंद आए वैसा। अजीब है अजूबों का जहान, रोज देखेगा हिंदुस्तान। मनोरंजन नहीं सस्ता, तभी तो खास है वायरल अच्छा। देखते रहिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करेंगे खबरों का, जहां गुरदासपुर पुलिस ने एसएसपी गुरदासपुर के आदेशों पर बिना कागजात के कहीं घूमने वाले वाहनों के चालान काटे। एसएचओ थाना सदर अमनदीप सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते विशेष नाकाबंदी की गई है और बिना कागजात वाले वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे हेलमेट का प्रयोग करें और अपने कागजात पूरे रखें। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है और वो सब नशे के खिलाफ एक साथ हैं। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਬਰੀ ਨਾਕਾ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੀਦਾ। ਇਸ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ खबर मोगा से है, जहां टैक्सी यूनियन की ओर से पिछले कई दिनों में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पिक एंड ड्रॉप वाले उनको भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं अब पिक एंड ड्रॉप वाले भी सड़कों पर उतर आए हैं। उनके द्वारा पंजाब भर से आए करीब 300-400 पिक एंड ड्रॉप टैक्सी चालकों ने मोगा में धरना प्रदर्शन किया। एसएसपी मोगा को मांग पत्र दिया गया। वहीं पिक एंड ड्रॉप के अगुवाओं को कहने के मुताबिक एसएसपी ने उनको 5 सदस्यीय टीम बनाकर 2 दिन बाद आने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है। इन यात्राओं में से एक जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के सागर जिले में भी पहुंची, जो कि सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के महाराजपुर से प्रारंभ होकर देवरी में एक विशाल विधानसभा के बाद गौरझामर में सभा, उसके बाद केसली सुरखरी बिलहरा होते हुए नरियावली विधानसभा के रजाकेड़ी मकोरनिया में एक विशाल आम सभा होनी थी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रभात झा और भी बहुत सारे वरिष्ठ नेता पहुंचे। वहां देखने को मिली कि सभा स्थल में जो पंडाल लगाया गया था, यह कार्यक्रम नरियावली विधायक प्रदीप लारिया की विधानसभा में हो रहा था। कार्यक्रम में मौजूद संख्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि कई पंचवर्षीय से भाजपा की जा रही है, इसमें कुछ न कुछ बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। महामंत्री जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय आदरणीय मेरी बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, गियारसपुर तहसील के थाना हैदरगढ़ के अंतर्गत एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 2 लोगों को बमुश्किल पानी से बाहर निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार सहजाद खां अपने परिवार के साथ अमूरपुर भुट्टे खाने के लिए गए हुए थे। रास्ते में लौटते वक्त उनकी कार सड़क किनारे बनी डबरी में गिर गई और परिवार के 3 बच्चे और पत्नी सहित 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों के शव को गियारसपुर अस्पताल लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। खेत पे आए थे, वो खेत कोली लिया, केस निकाल देख कर घर जा लगे, वापस या खेत में ढो रहे थे, तो वहाँ से गाँव पे से लौट कर फिर स्पिरिट में कूद गई गाड़ी सीधी खाई में जाके गिरी है। सीधी गिरी, रिवर्स तो नहीं गई ना? रिवर्स नहीं, सीधी गई। कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में? 2 निकाल लाए थे, पापा एक लड़का, 4 खत्म हो गए। सर वो हमारे भाई थे जो गाड़ी चला रहे थे, वो गाड़ी के अंदर हमारी भाभी और भतीजी बैठी थी जी, 6 लोग थे उसके अंदर। खेत पे जा रहे थे तो बीच रास्ते में जानवर आ गए, गाय वगैरह, तो उनको बचाने के चक्कर में गाड़ी नीचे। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।